तीसरा तीसरा वर्ड टीचर लिख रहे हैं अपवर्ड थ्रस्ट। चौथा वर्ड टीचर लिख रहे हैं प्रेशर। राइट। सभी बच्चे डेट डालेंगे, टीचर का नाम डालेंगे, ताकि दो टीचर्स के नोट्स आपस में मिक्स ना हो। शाबाश। Few students are still waiting to write. Few students have not yet opened the notebook, which is very long. By this time, you should have written the heading. और 9th E ने तो अभी तक ज्वाइन ही नहीं करा। शाबाश। एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव। टीचर ने कुछ टर्म्स लिखी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आई वॉज वेटिंग फॉर 9th E टू ज्वाइन। क्विकली राइट डाउन द हेडिंग। 9th E, you were the last to join. Excuse me, sir. Yes. सर वो ब्राइटनेस थोड़ी का। हाँ जी बेटे, अच्छा ओके। अब देखो ध्यान से। शाबाश बेटे। मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, राइट। और इस बॉडी को मैं इसका वेट देख रहा हूं, लटका कर इसका वेट देख रहा हूं। सो व्हाट आई नोटिस, इसका एक्चुअल वेट है इतना। वेट सबस्क्रिप्ट ए स्टैंड्स फॉर एक्चुअल। ओके, एक्चुअल। और थोड़ी देर बाद मैं बेटे 9th E मेरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी तक बच्चे आप सेटल डाउन नहीं हो रहे। 9th E सो बॉडी का वेट है WA। आप अपने मन में सोच सकते हो जैसे इस बॉडी का वेट है 100। अब क्या हुआ, मैंने इसी बॉडी को ऊपर से पकड़ते हुए थ्रेड से और इसी सेम बॉडी को किसी भी लिक्विड में डिप कर दिया। लिक्विड पानी हो, वो कोई और नाइन्थ D प्लीज सेटल डाउन। सो मच नॉइस। ये म्यूट करो, 9th D से बहुत शोर आ रहा है। तो हमने क्या देखा, बॉडी को मैंने किसी लिक्विड में डिप किया। यहां पर जो वेट अपीयर होएगा ना, वो कम होता है वेट, वो वेट कम होता है। उस वेट को हम एपेरेंट वेट बोलते हैं। एपेरेंट, लेट्स कॉल इट वेट सबस्क्रिप्ट P। तो हमेशा हमने क्या देखा कि एक्चुअल वेट हमेशा ज्यादा है एपेरेंट वेट से। एपेरेंट वेट क्या है, उसी वेट है जब उसको किसी लिक्विड में डिप करके देखा। और याद रहे टीचर लिक्विड कह रहा है, ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ पानी। ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, शहद हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि एपेरेंट वेट कम क्यों होता है। इसलिए कम होता है कि इस बॉडी से नीचे से एक फोर्स अपोजिंग लगता है। अपोजिंग क्यों कह रहा है, क्योंकि वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वेट का फोर्स। और अगर अपोजिंग फोर्स होएगा तो ये अपोजिंग फोर्स वेट को कम कर देगा। ठीक है। तो इसका मतलब है, बच्चा कहेगा सर दैट मींस एपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस जो भी ये अपोजिंग फोर्स आप कह रहे हो, अपोजिंग फोर्स। और एक बात, आप कहोगे सर वेट में से फोर्स माइनस कर सकते हैं। एक्चुअल में वेट फोर्स की एग्जांपल है,
इसीलिए तो वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है। कोई भी दो क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती है या माइनस हो सकती है उनकी यूनिट अगर सेम हो, दोनों की यूनिट न्यूटन होती है। अब ये जो बॉडी के ऊपर अपोजिंग फोर्स है, अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करा हो, तो कैसे, एक गिलास ले लो, उसको आप जग में डिप करके देखो, आपको अपोजिंग फोर्स फील होएगा। एक मग्गा ले लो, उसको अब बकेट में पानी भरा हुआ उसमें डिप करके देखो, आपको अपोजिंग फोर्स महसूस होएगा। ये वही अपोजिंग फोर्स है, टेक्निकली हम इसको बोलते हैं बायंट फोर्स। बायंट फोर्स। So buoyant force is responsible because of which apparent weight is lesser than actual weight, or you can say actual weight is greater than apparent weight. इसको buoyant force बोलते हैं। और इसी का एक और नाम है upward thrust। upward thrust। अब इसको कोई कोई किताब U से भी लिख देती, तो मैंने इसको F से लिखा बस। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारे लिक्विड अपवर्ड थ्रस्ट बराबर की लगाएंगे इस बॉडी के ऊपर? नो। अगर ये अपवर्ड थ्रस्ट एक ही उसी बॉडी पे लगाएं और लिक्विड वाटर हो, H2O, तो ये अपवर्ड थ्रस्ट अलग होगी। अगर नीचे वाला लिक्विड हनी हो, तो ये अपवर्ड थ्रस्ट अलग होगी। अगर नीचे वाला लिक्विड पेट्रोल हो, तो ये अपवर्ड थ्रस्ट अलग होगी। यानी कि टीचर ये कह रहा है, पहला लर्निंग पॉइंट के apparent weight is greater than is less than actual weight। दूसरा पॉइंट टीचर कह रहा है कि एक्चुअल वेट, यहां एक्चुअल लिखना था सॉरी, एक्चुअल वेट में से अगर अपवर्ड थ्रस्ट माइनस कर दें तो अपरेंट वेट आ जाता। एक्चुअल वेट कौन सा? उसी बॉडी का वो वेट जो हवा में तोला गया ऐसे पकड़कर, एक्चुअल। और ये वाला जब लिक्विड में डिप करी हुई है, सेम बॉडी। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, तीसरा लर्निंग पॉइंट क्या है? सारे लिक्विड अलग अलग वैल्यू का अपवर्ड थ्रस्ट लगाते हैं। अब है फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट में आपको याद रखना है, एक टर्म होती है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू हमेशा ही फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया। क्या टर्म बताया पी से? प्रेशर। ओके बेटे। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पी ए। पी ए स्टैंड फॉर पास्कल। पास्कल स्टैंड होता है। और फोर्स का यूनिट क्या याद रखेंगे बच्चे? और वेट का भी क्या याद रखेंगे? फोर्स हो चाहे वेट, दोनों का यूनिट न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना चाहिए। एक और आपको टर्म आएगी, उसको कई बार आपसे पूछ लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। एटमॉस्फेयर यानी हवा के अंदर जितना भी अपने ऊपर हवा का एनवल्प है, उसने जमीन पे कितना दबाव डाला हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 101,325 पास्कल। इसको वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आपको याद। अब आ गया सबसे खास पॉइंट। एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा, सर अगर ये अपवर्ड थ्रस्ट अलग अलग होता है और अलग अलग लिक्विड के द्वारा सेम बॉडी के ऊपर, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अपवर्ड थ्रस्ट? अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर कहता है किसी भी लिक्विड के द्वारा जो ये अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा ऐसे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल इतना यूजफुल हुआ बाद में, इससे ये भी पता लग गया कि कोई गोल्ड की मेटल है कि वो प्योर है या उसमें किसी ने बेईमानी करके कोई और मेटल मिक्स कर रखा है। ये इसने बता दिया। इसने हमें ये भी बता दिया कि जब हम सड़कों के ऊपर ब्रिज बनाते हैं कंक्रीट का, कहीं एयर बबल तो नहीं फंस गया, उसकी वजह से ब्रिज कमजोर तो नहीं रह गया। डिटेक्ट्स एयर बबल इन द लेंटर।
जो भी हमारा लेंटर होता है, चाहे ब्रिज का हो, LANT, तो उसमें कोई एयर बबल फंस जाए तो वहां से कमजोर रह जाता है, टूट जाता है। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें पता लग सकता है। और भी कोई मेटल हो, उसकी प्योरिटी हमें पता लग जाती है, प्योरिटी, कि प्योरिटी है या नहीं। अब अल्टीमेट बात ये हुई कि आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने ये कैसे बता दिया कि अपवर्ड थ्रस्ट कैसे निकलेगा। उसको हम अगले आर्टिकल में करते हैं। उसके लिए मेरे को अलग से फिगर बनाना पड़ेगा। शाबाश। अब आपने टीचर को फीडबैक दे दिया है। पहले सारे लर्निंग पॉइंट देख लो, 1 2 3 4 5 वगैरह। और अगर आपको ये वाकई समझ आ गए हैं सारे पॉइंट, सिंपल पॉइंट थे ये तो फीडबैक देनी है टीचर को। कैसे? इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स वेल, प्लीज रेज योर राइट हैंड। जल्दी करो, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड वेल। बट नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, समझ आ गया तो राइट हैंड। अगर दोनों हाथ नहीं खड़ा करने तो नॉट अलाउड इन द क्लास। मैं पहले कह रहा हूं, दोनों हाथ नहीं करने, मेरे को लेजी बच्चा नहीं चाहिए। लेजी बच्चा चाहिए ही नहीं मेरे को। फैसला करो बस, समझ आया या नहीं। मैं चेक कर रहा हूं, हाथ खड़े रखो। हाथ खड़े, दोनों में से एक हाथ खड़ा रखो। जो लेजी बच्चे, मैं पॉइंट आउट करूंगा टीचर को कि मेरे को चाहिए ही नहीं है बच्चा। ओके, डाउन डाउन, ठीक है। कोई भी बच्चा लेफ्ट हैंड खड़ा कर सकता है अगर नहीं समझ आया। ओके, इसका मतलब है मेरे को अपने बच्चों को अब अच्छे से आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाना चाहिए, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। उसके लिए आप एक और फिगर देखो ध्यान से। टीचर लिख रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसका काम क्या है? अपवर्ड थ्रस्ट जो लगती है बॉडी के ऊपर जब उसको लिक्विड में डिप करते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, ये इसका पर्पस है, आर्किमिडीज। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। मैं इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटेशन करके दिखाता हूं, मतलब एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर कैसे करनी। देखो बेटे, मैं ना एक कंटेनर ले लूंगा और उस कंटेनर में यहां पर आउटलेट लगी होनी चाहिए। बड़े वाला कंटेनर ले गया, ठीक है। और यहां पर क्या लगा रहा है, मैं पाइप लगी हुई है, आउटलेट। और इस कंटेनर को इस वुडन ब्लॉक के ऊपर रख दिया। और यहां पर एक और छोटा कंटेनर रख दिया, जिसका वेट मैंने पहले ही तौल के रखा हुआ। याद रहे, ये कंटेनर बिल्कुल खाली है, छोटे वाला। इट इज एन एम्प्टी कंटेनर, राइट? दिस कंटेनर इज एम्प्टी। और मैंने इसका वेट पहले ही करके दे दिया है, छोटे वेट। छोटे कंटेनर का वेट मान लेते हैं W1। ये इसका वेट है, राइट? अब ध्यान से सुनना, मैंने बड़े कंटेनर में लिक्विड डालना शुरू कर दिया, जो भी मेरी चॉइस का लिक्विड है, जिसके द्वारा मैं अपवर्ड थ्रस्ट कैलकुलेट करता हूं। लेकिन उस लिक्विड को भरना कहां तक है? बस आउटलेट तक भरना। आउटलेट से ज्यादा भर ही नहीं सकते क्योंकि बाहर गिर जाए। तो हमने पहले ये छोटा कंटेनर उठा देना है, उठा के बड़े कंटेनर को अपवर्ड ये आउटलेट तक भर देना है। अब छोटे कंटेनर को भी रख देना है। छोटे कंटेनर का वेट अलग से माप के आना है पहले। दूसरी बात, अब जो भी बॉडी हम हवा में वेट देख रहे थे ना, जिस भी बॉडी का, उस बॉडी को इसमें अंदर लटका देना। आप सभी कहोगे सर जब आप इसमें लटकाओगे ना इस बॉडी को, तो पक्की बात है कि इस बॉडी से, बॉडी ने अंदर जाके जगह घेरी और उसके वॉल्यूम के बराबर कुछ ना कुछ लिक्विड बाहर आ जाएगा, गिरेगा, और ये इकट्ठा हो गया हमारे को। तो मतलब ये हुआ कि डूबी हुई बॉडी के, लटकाई हुई बॉडी के डूबे हुए भाग ने जितना लिक्विड अंदर से डिस्प्लेस कर दिया, वो छोटे कंटेनर में आ गया। अब हम छोटे कंटेनर का वेट नेचुरली बढ़ जाएगा। इसका दूसरी बार वेट देखेंगे, जब ये कुछ इसमें नॉन एम्प्टी है, तो वो वेट हो गया W2। नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ लिक्विड आ गया अंदर से डिस्प्लेस। सभी बच्चे आसानी से जजमेंट करेंगे कि W2 इज ग्रेटर देन W1। अब बच्चा कहता है सर W1 क्या था?
W1 था उसी कंटेनर का वेट, छोटे वाले का, जब वो खाली था। और W2 क्या है, जब वो बिना खाली लिक्विड उसमें डिस्प्लेस हो गया। अब आर्किमिडीज साइंटिस्ट कहता है आप तो ये कैलकुलेट करना चाहते हो ना कि इसके ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट कितना लगा। हमने कहा सर हाँ जी, हम तो वही कैलकुलेट करना चाहते, अपवर्ड थ्रस्ट कितना लगा यहाँ पर। कहता है ऐसे करो, इस W2 में से W1 माइनस कर दो। हमने कहा सर कर दिया। तो कहते हैं ये क्या आएगा, ये क्या चीज आएगी अगर आप माइनस कर दो। हमने कहा सर इस बॉडी के डूबने की वजह से जो भी लिक्विड बाहर गिरा ना, ये तो उसका वेट है, क्योंकि खाली कंटेनर का वेट हमने नोट कर लिया था। अब उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड आ गया, दोनों का फिर से इकट्ठा कर लिया नोट। अगर आप माइनस करोगे तो नेचुरली नॉन एम्प्टी कंटेनर में से एम्प्टी कंटेनर का वेट माइनस हो गया। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, ये सारा ब्रैकेट हमें वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बताएगा। जो भी इस बॉडी के डूबने की वजह से लिक्विड बाहर बाहर आके गिर गया छोटे कंटेनर में, उसका वेट बताएगा। कहता है यस, बस ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं बेटा। कहता है ये जो चीज मैं आपको कह रहा हूं ना कि बराबर होती है, इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो डेफिनेशन क्या बनेगी देखो, हम कहेंगे अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो वो हटा दिया गया बड़े कंटेनर से हटा के छोटे में भेज दिया गया, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड किसने हटाया, कॉमा डिस्प्लेस्ड बाय, डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट, इमर्स्ड मैंने होता है भीगा हुआ पोर्शन, इमर्स्ड पार्ट ऑफ डिप्ड बॉडी। जिस बॉडी को हमने डुबोया है, उस बॉडी के भीगे हुए भाग ने, आप कहोगे सर अकेला डिप्ड बॉडी क्यों नहीं लिख सकते। भाई जरूरी थोड़ी है कि वो सारी बॉडी को पूरा डिप कर दे, हो सकता है वो थोड़ा सा बाहर भी रख ले बॉडी को, और इसलिए इमर्स्ड पार्ट लिखना जरूरी है। डूबी हुई बॉडी के भीगे हुए भाग ने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करके छोटे कंटेनर में डाल दिया, उस लिक्विड का आप वेट पता कर लो, और वो वेट अपवर्ड थ्रस्ट के बराबर होती है। और ये जो चीज टीचर इस वक्त बॉक्स में बंद कर रहे हैं, इसका नाम होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पेपर में जब आपने लिखना है तो ऐसे नहीं लिखना, इसकी प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, अपवर्ड थ्रस्ट या बायोट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन डिप्ड बॉडी। किसके द्वारा एक्टिंग बेटे, बाय डिप्ड बॉडी, बाय द लिक्विड। कौन सा लिक्विड, जिसमें ये डिप करेगी। ओके, तो ये जो चीज है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया। किसी बच्चे ने पूछा आर्किमिडीज से कि सर ये जो आप कह रहे हो हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, आपकी बात सच्ची निकली, लेकिन हमें ये तो बताओ कि क्या ये वही अपवर्ड थ्रस्ट है ना जिसको आप कह रहे थे बॉडी का पिछले फिगर में, एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट, एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट, वही है ना ये। मैंने कहा यस वही है, क्योंकि वहां पर मैंने ये फार्मूला लिखा था, वेट एक्चुअल माइनस अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट अपेरेंट। मैंने वहां ये लिखा था। अब एफ को इधर ले आएंगे, वेट अपेरेंट को इधर ले आएंगे, तो वही बात होगी। एक्चुअल वेट में से अपेरेंट वेट को माइनस करके जो अपवर्ड थ्रस्ट होती है, मैं उसी अपवर्ड थ्रस्ट की बात कर रहा हूं जो पिछले फिगर में समझाई थी, और उसको ऐसे कैलकुलेट कर, उसने सेटिस्फाई कर दिया बच्चे को। दूसरे बच्चे ने आर्किमिडीज से बताया सर जे ये जो आप बात कह रहे हो हम आपकी बात मान लेंगे, क्या आप बता सकते हो ये बात आप कैसे कह सकते हैं, हाउ, आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी बात कहते हो। तब उसने बोला भाई प्रूफ तो मेरे पास है, लेकिन ये प्रूफ मैं आपको +1 के सिलेबस में पढ़ाऊंगा जाके, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड ने इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं रखा। तो मैं भी अपने बच्चों को प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सिलेबस से बाहर नहीं जाना। ठीक है, हालांकि यही आर्टिकल +1 में दोबारा आएगा।
तो एक बार इसका डेफिनेशन, द अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। हिंदी में बताऊं, जिस बॉडी को हम डुबो रहे हैं उसके ऊपर लगने वाला अपवर्ड थ्रस्ट किसके बराबर होता है? उस डुबोई हुई बॉडी के भीगे हुए भाग ने जब लिक्विड के अंदर भीग गया, तो उसने उस बॉडी के भीगे हुए भाग ने अंदर कोई जगह ले ली। उसके जगह लेने से कुछ लिक्विड को आउटलेट से बाहर गिरना पड़ेगा। जो छोटे कंटेनर में लिक्विड बाहर हो गया, डिस्प्लेस करके बाहर आ गया, डिस्प्लेसमेंट है जगह चेंज होना, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जितना वेट होगा वही इस अपवर्ड थ्रस्ट का वैल्यू होगा। जितने बच्चों को ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ आ गया वो मेरे को राइट हैंड रेज करके दिखाएं। शाबाश, रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द अपवर्ड थ्रस्ट। सुस्त बच्चा ना बैठा हो गलती से भी कोई। मैम ये 9th बी की फर्स्ट ब्लू गर्ल की टी शर्ट वाली गर्ल को बाहर निकाल दो, डिसोबीडियंट। लेफ्ट हैंड भी खड़ा कर सकते हो अगर नहीं समझ आया। ओके डाउन, शाबाश। अब कोई भी बच्चा लेफ्ट हैंड खड़ा कर सकता है। अगर लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा विद नो क्वेश्चंस, आई विल रिपीट, विद नो क्वेश्चंस, उस बच्चे से ये भी नहीं पूछा जाएगा क्या नहीं समझ आया। कोई भी बच्चा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत स्लो स्लो बताया आपको। शाबाश। ओके, अब एक 9th डी में, 9th ई में तो कौन सा बच्चा, परम बच्चा कहाँ है? परम बेटा माइक पर आओ। शाबाश, परम माइक ऑन करो बेटे। और जो भी मैंने यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर आर्किमिडीज के अपवर्ड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, उसको एक बार हिंदी में बताने की कोशिश करो, क्या समझाया गया है टीचर। अगर हम जैसे कि कोई भी लिक्विड ले ले बीकर में, अगर हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट इन्वर्ट करते हैं तो उस पर सर एक ऊपर एक फोर्स लगती है, और जो वो फोर्स होती है सर वो जितना भी जो वाटर डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर होती है। ओके, अब इसको इंग्लिश में बोल सकते हो बेटे, बताया तो आपने सही है। सर मैं just when the object is immersed in a fluid, it experiences an upward thrust, so we can say upward force equal to the weight of the fluid which is displaced by it. थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय डिप्ड बॉडी नहीं कहना, The object which is immersed in it. डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट ऑफ द डिप्ड बॉडी, ठीक है। हाँ, तो शायद माइक क्लियर नहीं सुना मेरे को, तो अगर आपने इमर्स्ड पार्ट बोला तो बहुत अच्छी बात। कोई और बच्चा है क्लास में जो इंग्लिश में बोल के दिखा सके? एक एक गुड़िया परम का मुकाबला करती होती थी। शाबाश। कल जिसने परम का मुकाबला करा था वो गुड़िया आज हार गई है क्या? क्या वो compete करने की कोशिश करेगी? जिस गुड़िया ने कल परम का मुकाबला किया था सक्सेसफुली, उसका नाम भूल गया मैं, दूसरे सेक्शन का बच्चा था। अच्छा, और कोई बच्चा जो परम का मुकाबला कर सके पूरे स्कूल में, माइक पर आकर मेरे को समझा सके, इतना हौसला है किसी में? एनी डेयरिंग स्टूडेंट हु थिंक्स कि परम की तरह वो भी माइक पर आके बता सकती है, बता सकता है? एक भी बच्चा? नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको फिर लिख लो फिर, परम इज विनर, वी आर नॉट विनर्स। एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा जो परम की तरह अच्छे से बता सके माइक पर आकर। ओनली वन स्टूडेंट। अपनी क्लास के टॉपरों की तरफ देखो, आपको पता होता है आपकी क्लास में टॉपर कौन से, टॉप 2 टॉपर्स, सभी क्लास के टॉप 2 टॉपर्स को चैलेंज है परम When a पर। body शाबाश। when a body is immersed partially or wholly in a liquid at rest, it experiences an upthrust which is equal to the weight of the weight of the liquid displaced. The apparent loss is of the in weight of the body is equal to the upthrust of the body. वेट बेटे, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय, ये बोलनी है लैंग्वेज, इमर्स्ड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स पार्ट ऑफ द लिक्विड। मामूली सा फर्क डाल दिया,
फिर भी आपका अच्छा बताया, अच्छा बताया। ये कौन सी गुड़िया थी? भी 9th ई में थी ये। सर नव्या। नवजोत। नवजोत ये देवी परम, मेरे को लगता है ये उनको बीट कर सकती है फाइनल। सर नेम इज नव्या। नव्या, नव्या, नव्या सर। गुड बेटे गुड। और कोई बच्चा है जो नव्या और परम का मुकाबला कर सके किसी भी सेक्शन? माइक पर आना है और क्लियरली बोल के दी। एनी बोर्ड। बेटे एक अपने अपनी क्लास के टॉपरों की तरफ देखो। हाँ एक बच्चा और आया भाई 9th F में। बोलो बेटे, माइक ऑन करो पहले। 9th F का माइक ऑफ है। अभी भी ऑफ है। माइक ऑफ है 9th F का। कोई और बच्चा हेल्प करो इसकी। हाँ अब ऑन है, ऑन है अब। When a body is dipped in water, then the amount by which it displaces the liquid is the uh, amount of the value of upthrust of the water, force acting on the body. रुको 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 रुको, तो रुको, दोबारा बोलना आपको। थोड़ी सी इंग्लिश को गोलमोल करके बेटे आप पहले ये बोल रहे हैं, when a body is dipped in the liquid, it experience upward thrust, which is given by weight of the liquid या displaced liquid, comma displaced by immersed part of the body। पहले ये बोलना है बच्चे, when a body is dipped in the liquid, it experience upward thrust, which is equal to ये सारा। फिर से बोल के बताओ। When a body is dipped in water, then the upthrust experienced by the body is the weight of the displaced liquid displaced by immersed part of the dipped body. 100% करेक्ट, कोई मिस्टेक है ही नहीं बच्चे। क्या नाम है आपका? सर गुरकीरत सिंह। गुरकीरत सिंह, बैठो। सरदार गुरकीरत सिंह, बैठो बैठो बच्चे। भाई ये भी परम का और नव्या का मुकाबला करने का पूरा पूरा मादा रखता है बच्चा। मेरे मुताबिक ये बच्चा दोनों को बीट कर सकता है फाइनल एग्जाम में। शाबाश। तो अब हम वापस असाइनमेंट पे चलते हैं। ओपन योर असाइनमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। 28 assertion पूछ रहा है, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टीचर ने अभी अभी बोला था वेट फोर्स ही होता है, और सभी बच्चों को पता है फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। assertion इज करेक्ट। रीजन, वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिल्कुल, रीजन भी सही है। 28 क्वेश्चन मैंने कर दिया, आसान था। 29th क्वेश्चन, which of the following quantities remain constant everywhere in the universe? यूनिवर्स में एवरीवेयर। आपको अच्छे से पता है कि एक चीज ऐसी होती है जो कहीं पर जाके भी चेंज नहीं होती, उसका नाम है मास। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। वेट चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात और देखो, अगर m1 और m2 दोनों मास हैं, दोनों के बीच में गैप भी मैं सेम रखूं, ओके, तो फोर्स कितना था यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से? कितना था? अब देखने वाली बात है, अगर इन्हीं दो बॉडीज को मैं अर्थ पे रख लूं या मून पे रख लूं या सैटर्न पे रख लूं, क्या उनके मास चेंज हो जाएंगे? नो, उतने ही रहेंगे, क्योंकि मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल कंटेन्ड इन द बॉडी। मास कभी भी जगह चेंज करने से या टेम्परेचर के चेंज करने से नहीं चेंज होता, या प्रेशर करने से नहीं चेंज होता। वेट चेंज हो जाता है जगह चेंज करने से। ओके, याद रहे वेट और मास में रिलेशन क्या है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी हर प्लेनेट की अलग अलग होती है स्मॉल जी, इसीलिए वेट, उसी बॉडी का वेट अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होगा। वेट चेंज करता है, मास नहीं करता। और इसमें देखो मास कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट हो गया। जी की वैल्यू मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि ये हमेशा फिक्स रहती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मैंने कई बार बताया आपको। तो जब सारे पैरामीटर ही कांस्टेंट हो गया तो ये भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है 29 में हम दो ऑप्शंस लिखेंगे,
एक तो मास वाली बी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन लिखी, दो ऑप्शन ये हैं सेम रहेंगे। 2030 क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन, बी ऑप्शन। 30th का बी हो गया बच्चे। 31st का देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 10 kg, इट्स वेट ऑन द अर्थ विल बी। ये बताओ भाई, 31st बताओ कि कौन सी ऑप्शन होगी। रेज योर फिंगर्स अकॉर्डिंगली। फर्स्ट 98 न्यूटन। बोलना, फिंगर्स रेज करो, फिंगर्स रेज करो, बाकी बच्चों को पता लग जाता है। वरना मेरे को 9th ई का पता लग गया। आप वो बच्चे जो बिल्कुल 9th ही डाउन डाउन, सभी बच्चों का एक ही। और कोई क्लास 9th ए में एक भी बच्चा नहीं बता रहा। नोट ये लिखते रहो जरा, देखते जाए कौन सी क्लास वीक है। अब बताने लग गए हैं। 9th ए में बच्चे थोड़ा, कोई एक फिंगर कह रहा है, कोई दो फिंगर। 9th सी में, 9th सी में एक भी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा, सरप्राइजिंग। 9th बी में भी खड़ा है कुछ ना कुछ। ओके, 9th बी को तो बिल्कुल सही है बेटे, शाबाश। 9th एफ में मिक्स्ड आंसर, मिक्स्ड आंसर। मैं बताना चाहूंगा 9th बी और 9th डी, इन दो क्लासों में सेम आंसर आया सारे बच्चों का, और उन्होंने सही भी बताया। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्वेश्चन बी। क्यों? क्योंकि हमें 31st क्वेश्चन में मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 10 kg, वेट पूछा हुआ है, वो भी अर्थ सरफेस पर। तो वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। इसको इतना पुट करा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दैट मींस 10 इंटू 9.8, तो 98 न्यूटन, यानी कि 31st का बी, 31st का बी ऑप्शन लिखी। ओके, 32nd क्वेश्चन। ये बताओ भाई, 32nd, जल्दी, कंपटीशन है सभी में। 32nd, ऑप्शन बी 19.6 न्यूटन। तुम्हारा क्या नाम है बच्चे? आपने ना गुरकीरत, आंसर बोलना नहीं है बच्चे, फिर बाकी बच्चों को पता लग जाता है। आपने फिंगर खड़ा करना है। ओके, 9th बी का पता लग गया मेरे को, शाबाश। 9th एफ में क्या है, यूनानिमस आंसर क्लास का। 9th एफ में देखो, कमजोर हैं बच्चे, खड़ा ही नहीं कर रहे कोई भी ऑप्शन। हाँ, अब बताने लगे हैं। ओके, पता लग गया। 9th डी में, 9th डी है कोई कलेक्टिव आंसर या नहीं है? ओके, 9th ई का भी पता लग गया। 9th सी का तो मिक्स आंसर है, मिक्स आंसर। 9th एक में एक बच्चा आंसर दे रहा, सिर्फ सिर्फ एक बच्चा 9th ए में, कॉर्नर नहीं, अभी ज्यादा देने लग गए। ओके, पता लग गया। तो ज्यादातर बच्चे एक या तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं या तो सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। तो मैं इसको करके दिखाता हूं, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। Acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1/6. What is the weight of the 12 kg body? No, weight is equal to mass into acceleration due to gravity on moon. अब weight कितना दे रखा है, 12, और acceleration due to gravity जो टीचर ने बताई हुई है अर्थ के ऊपर होती है 9.8, उसका 1/6 होती है। कोई बच्चा कहता है सर आपने तो ग्रेविटी ऑन मून 1.63 लिखी थी, वो डायरेक्ट भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट यूज कर लो चाहे आप, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो ये आ गया 2 इंटू 9.8, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए था, ये 19.6 न्यूटन। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया था बेटे, सच बोल रहे, झूठ नहीं बोल। बी ऑप्शन दिया था वो अपना हाथ खड़ा करना सर। बी ऑप्शन, मैं बताता हूँ कौन सी क्लास विनर है। लेट मैं बताऊं, दो क्लासों का आपस में मैच ड्रा हो गया, 9th डी और 9th बी। उसके बाद सेकंड नंबर पे है 9th ई। 9th ई और 9th एफ का बराबर ही है, बाकी बी के बी हो गए। दो क्लासों में तो सारे बच्चों का हाथ सच। 9th बी और डी को स्पेशल शाबाश। 33rd का आंसर बताओ, दोनों सही है, कौन है क्या है? 33rd, शाबाश। Weight of the body on the earth's surface is equal to the force with which it is attracted toward the
अर्थ सरफेस। असर्शन बताओ, रीजन, वेट ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। हाँ, कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है? अगर आपको लगता है असर्शन सही है, रीजन गलत, तो एक फिंगर खड़ी करो। अगर दोनों गलत लगते हैं तो डबल फिंगर खड़ी करो। अगर ये गलत ये सही लगता है तो ट्रिपल फिंगर। अगर दोनों सही लगते हैं तो फोर्थ। जल्दी से बता दो कौन सी फिंगर। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो मैं शाबाश दूंगा इस बार तो। भाई नाइन्थ ही ने तो कमाल ही कर दिया इस बार। नाइन्थ ही अनडाउटेडली विनर है इस बार, अनडाउटेडली। और दूसरे नंबर पर नाइन्थ एफ है आपके पास। ये आंसर, असर्शन सही है, रीजन गलत। ओके, क्वेश्चन। असर्शन में क्या है? वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। बिल्कुल सही। वेट ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। तो ना, वेट तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो फार्मूले में ही आ गया। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट, इसलिए रीजन गलत। क्वेश्चन 34। 34 में अपनी चॉइस यूज करो, देखते हैं कौन सी क्लास विनर आती है। बेटे नाइन्थ ए के बच्चे जरा जो पार्टिसिपेट करो। नाइन्थ ए में थोड़ा सा ढीलापन आ रहा है। Around the earth in the circular orbit, which of the following statement is wrong? It is a freely falling body. If it is moving with constant, it is acted upon by the force directed away from the earth's center, which counters the balance of gravitational pull. Its angular momentum remains constant. एक चीज इसकी गलत है, बताओ कौन सी? बताओ कौन सी? शाबाश। कोई कह रहा है थर्ड ऑप्शन, नाइन्थ सी का थर्ड कह रहे हैं। और कोई? नाइन्थ डी भी थर्ड कह रहा है। हम्म, ओके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर जो है ना, वो सी है। सी गलत है। और देखते हैं कैसे। ध्यान से सुनो इसको, ये बच्चों को पता नहीं होता, अच्छे से नहीं पता होता, पर ऐसे तुक्का लगा देते हैं बच्चे। देखो अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही होती है तो उसका मास m है, और ये सर्कल का सेंटर। टीचर ने सिखाया है कि एक अंदर को फोर्स लगता है रेडियस के अलोंग टुवर्ड द सेंटर, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। लेकिन इसी बॉडी के ऊपर जो ये घूम रही है, एक आउटवर्ड फोर्स भी महसूस होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, ध्यान से सुनना। रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल, रेडियली इनवर्ड सेंट्रीपिटल। और आपको हैरानी की बात लगेगी कि दोनों का फार्मूला सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, और इसका फार्मूला दोनों का ये होता है। घूमती हुई बॉडी का मास ले लो, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ले लो, और इस ऑर्बिट का जो भी रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस वही है। ये फार्मूला। अब एक बच्चे ने बोला सर देखो, एक अंदर को आ रहा है एक बाहर को जा रहा है, रेडियल आउटपुट, ऊपर से आप बराबर भी कह रहे हो, तो क्या ये दोनों कैंसिल करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे? सुन लो। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है, रियल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल फोर्स नहीं होता, ये सिर्फ महसूस होता है, ये वर्चुअल फोर्स होता है, वर्चुअल फोर्स। और रियल फोर्स को वर्चुअल से कंपेयर नहीं कर सकते। जो भी बॉडी सर्कल में घूम रही है ना, अगर कोई उस बॉडी के ऊपर बैठ जाएगा, बिल्कुल सर उसके ऊपर ही बैठ जाए, जैसे ये बॉल घूम रही हो और बॉल के ऊपर बटरफ्लाई बैठ जाए, बटरफ्लाई उस सर्कुलर मोशन का पार्ट है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होएगा। इफ द ऑब्जर्वर इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, तभी उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होएगा, जो कि सिर्फ महसूस ही होता है, एक्चुअल में नहीं होता। और सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है, इनवर्ड होता है, अलॉन्गेड। इसलिए ये इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद कैंसल नहीं करते। लिख लो ये बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए वर्चुअल फोर्स,
Centripetal force is a real force. They cannot be compared. क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं. An object of 163 kg, when object is kept on the weighing scale, it exerts a force of इतना. What is the value of acceleration due to gravity? Very simple. वेट हमें दे रखा है, ओके, मास हमें दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ग्रेविटी पूछी हुई है. वेट कितना दे रखा है बेटे? 1.597 इंटू 103. मास कितना दे रखा है? 163. और ग्रेविटी इसको नीचे ले जाओ, कैलकुलेशन आप खुद करोगे. ओके. 36th क्वेश्चन. An object of 5 kg mass has a weight of इतना. How much would this object weigh? ओके, ये है भाई 36 क्वेश्चन. असली क्वेश्चन देखते हैं कौन करती है क्लास. 36 कंपटीशन क्वेश्चन. 36. अरे आप खुद से पढ़ो, और जिन बच्चों को स्टेटमेंट नहीं समझ आती वो मेरे से सुन लो. 36 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक बॉडी का मास है 5 kg, उसी बॉडी का वेट है 8.15 न्यूटन मून के ऊपर. मून के ऊपर. और फिर कहते हैं अगर कोई बॉडी 8 kg की होती, एम डैश कह देते हैं उसका, एम डैश, तो उसी का वेट मून के ऊपर कितने न्यूटन होगा? ये क्वेश्चन. ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, लेकिन दोनों का मून के सरफेस. जल्दी बताओ, रेज योर फिंगर्स. 9th डी ने तो बहुत जल्दी जवाब दे दिया. पता लग गया बेटे, 9th डी का पता लग गया. सबसे पहले आपने ही दिया. 9th एफ ने भी दे दिया भाई जवाब. गुड गुड. डाउन बेटे, डाउन डाउन, शाबाश. 9th एफ के बच्चे बहुत अच्छा जवाब दिया. यूनानिमसली बड़ी जल्दी जवाब दिया 9th एफ ने इस बार. 9th ई का भी पता लग गया. डाउन डाउन. Time is over. ओके 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 बेटे, इसको फिर सेटिंग कर लेते हैं. तो आपने क्या करना है, वेट इज इक्वल टू एम जी. हो गया? हो गया सर. यहां से ग्रेविटी निकालो. कैसे निकालेंगे? वेट को पुट कर दो, मास को पुट कर दो. 8.15 डिवाइड 5 ग्रेविटी. तो ग्रेविटी कितना हो गया? 8.15 डिवाइडेड बाय 5. अब दूसरे केस में आ जाओ. वेट कितना होएगा डैश वाला? एम डैश जी. ग्रेविटी तो वही रहेगी मून के ऊपर. एम डैश में 8 दे रखा है. 8.15 डिवाइडेड बाय 5. आप इसको डिवाइड करके आंसर बताओगे. राइट राइट. तो जो भी है ये लगभग बी ऑप्शन आएगा. ठीक है. दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटे, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ. दो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन है. तो इमेज शोज पी एंड क्यू पॉइंट 37 क्वेश्चन में. नेचुरली जहां पर रेडियस कम होएगा ना बेटे, जहां पर रेडियस कम होएगा, देखो रेडियस क्यू ग्रेटर है, रेडियस पी लेस देन है. जहां रेडियस कम होता है वहां ग्रेविटी मोर होती है. तो जी पर ग्रेविटी मोर है क्यू के मुकाबले. और जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां वेट भी ज्यादा है. तो वेट एट पी पॉइंट इज इक्वल टू वेट एट. तो ये वाला इसका आंसर है. तो ओके. तो आपका आंसर हो गया ये वाला. कौन सा सही हो गया भाई? ये हो गया आपका सी. कौन सा सही हो गया इसमें? हाँ, सी ऑप्शन ना. ये हो गया ए ऑप्शन सही हो गया. 37. 38 क्वेश्चन देख लेते हैं. In which of the following cases will the apparent weight of the object inside the elevator will be equal to the object's actual weight? Elevator is stationary, elevator is moving upward, elevator is downward, elevator moving downward and accelerating. सिर्फ पहले वाले केस में जब लिफ्ट खड़ी हुई होगी उसके अंदर जो वेट होएगा बंदे का वो एक्चुअल वेट ही होगा. 38 का ए क्वेश्चन. 38 का ए क्वेश्चन. ओके. 39th क्वेश्चन. फिर यहां से ये थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, इसको मैं फिर अगली बार कराता हूँ.
आपका होमवर्क है बेटे, देखो 41 क्वेश्चन, 40 से लेकर ना आज जो आर्टिकल करे थे हमने आर्किमिडीज थ्रस्ट वगैरह, वो 40 से लेकर आगे तक है। आप घर से प्रैक्टिस करके आओगे 40 से 50 क्वेश्चंस, 40 से 50 क्वेश्चंस की। ओके, और सभी बच्चों को शाबाश है, आज सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह पढ़े, कोई भी क्लास कमजोर नहीं थी। एक क्लास 9th ए को मेरे को कहना पड़ा, शुरू में मामूली से कहा था मैंने, लेकिन बाद में उन्होंने भी पूरा मुकाबला कर। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, सारी क्लासें एक से बढ़कर एक है। अ, अगली बार मैं चाहूंगा 9th ए और 9th सी में से कोई विनर निकले, इनमें से अभी तक कोई विनर निकला नहीं अभी तक। शाबाश, 9th ए और 9th सी, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ, अगली बार मिलते हैं। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया है, एक बार वेव करके मेरे को इंडिकेशन दो, ऐसे हैंड वेव करो, दैट विल बी एन इंडिकेशन के लेक्चर समझ आए। बहुत अच्छे बेटे, लेट्स मूव नेक्स्ट टाइम, लेट्स मीट नेक्स्ट।